नमस्कार साथियों, लर्न भावनम संस्कृतम चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, आज हम पढ़ेंगे यत्न के विषय में। यत्न दो प्रकार के होते हैं, आभ्यंतर और बाह्य। वर्णों के उच्चारण में किए जाने वाले प्रयास को यत्न कहा जाता है। वर्णों का उच्चारण करते हैं, उसके लिए जो प्रयास किया जाता है उसे यत्न कहते हैं। यत्न को ही प्रयत्न कहा जाता है। यत्न को ही प्रयत्न कहा जाता है। आभ्यंतर प्रयत्न किसे कहते हैं? वर्णों के उच्चारण के पहले, वर्णों के उच्चारण के पहले किए जाने वाले प्रयत्न को, वर्णों के उच्चारण के पहले किए जाने वाले प्रयत्न को आभ्यंतर प्रयत्न कहते हैं। और वर्णों के उच्चारण के बाद, वर्णों के उच्चारण के बाद किए जाने वाले प्रयत्न को बाह्य प्रयत्न कहते हैं। बाह्य प्रयत्न कहते हैं। तो यत्न किसे कहा जाता है? वर्णों के उच्चारण में किए जाने वाले प्रयास को यत्न कहा जाता है। यत्न को ही प्रयत्न कहते हैं। प्रयत्न दो प्रकार के होते हैं, आंतरिक प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। आंतरिक प्रयत्न 5 प्रकार के होते हैं और बाह्य प्रयत्न 11 प्रकार के होते हैं। तो आइए साथियों जानते हैं। सबसे पहले आभ्यंतर प्रयत्न। आभ्यंतर प्रयत्न और दूसरा है बाह्य प्रयत्न। यत्न जो होता है उसी को हम प्रयत्न कहते हैं। यत्न को ही प्रयत्न कहते हैं। यत्न को ही प्रयत्न कहते हैं। वर्णों के उच्चारण में किए जाने वाले प्रयास को ही यत्न कहा जाता है। अब आभ्यंतर प्रयत्न किसे कहते हैं? वर्णों के उच्चारण से पहले किए जाने वाले प्रयत्न को आभ्यंतर प्रयत्न कहा जाता है। और बाह्य प्रयत्न वर्णों के उच्चारण के बाद में किए जाने वाले प्रयत्न को बाह्य प्रयत्न कहते हैं। कहने का मतलब जब तक हम वर्ण को बोलते नहीं हैं और बोलने का प्रयास किया जाता है उसको तो बोलते हैं आभ्यंतर प्रयत्न, और जैसे ही बोल देते हैं हम उसको बोलते हैं बाह्य प्रयत्न। ठीक है साथियों, अब जानते हैं हम आभ्यंतर प्रयत्न 5 प्रकार के कौन कौन से होते हैं। आभ्यंतर प्रयत्न 5 प्रकार के होते हैं। 5 प्रकार के होते हैं। आभ्यंतर प्रयत्न 5 प्रकार के होते हैं। पहला है स्पष्ट प्रयत्न। नंबर 1 स्पष्ट प्रयत्न। स्पष्ट प्रयत्न में कैसे मैं तक के वर्ण सम्मिलित किए जाते हैं, कैसे मैं तक के वर्ण समाहित होते हैं। अब दूसरा नाम कादयो मांसानाम स्पर्शा। कादयो मांसानाम स्पर्शा या उदित वर्णा। उदित वर्णा इनके क्या है? स्पष्ट प्रयत्न। कैसे लेकर के मैं तक जो वर्ण है वो किसके अंतर्गत शामिल होंगे? स्पष्ट प्रयत्न के अंतर्गत। इनको कादयो मांसानाम स्पर्शा भी बोलते हैं और उदित वर्णा, उदित वर्ण भी कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है ईषत् स्पष्ट प्रयत्न। ईषत् स्पष्ट प्रयत्न। नंबर 2 ईषत् स्पष्ट प्रयत्न। ईषत् स्पष्ट प्रयत्न में सम्मिलित होते अंतस्थ वर्णा।
अंतस्थ वर्ण, या इनको बोल सकते हैं हम य व र ल, या बोल सकते हैं यण वर्ण, यण वर्ण, ये भी हम बोल सकते हैं यण वर्ण। इनका प्रयत्न कौन सा है यण वर्ण का? स्पष्ट प्रयत्न, स्पष्ट प्रयत्न। नेक्स्ट है साथियों ईसद विव्रत, ईसद विव्रत, ईसद विव्रत, ईसद विव्रत। ईसद विव्रत के अंतर्गत शल वर्ण काउंट होते हैं, शल वर्ण, जिनको हम बोलते हैं ऊष्माण। कहने का मतलब शे, से और है, से और है, ये ईसद विव्रत। इनका प्रयत्न कौन सा होगा? ईसद विव्रत। इनको शल वर्ण भी कहते हैं, शल वर्ण, शल वर्ण भी कहा जाता है। नेक्स्ट है साथियों विव्रत प्रयत्न, नंबर 4 विव्रत प्रयत्न। विव्रत प्रयत्न के अंतर्गत स्वर 9 या अच बोल दीजिए, अच वर्णा, कुल स्वर 13। इन स्वर का प्रयत्न कौन सा होगा? विव्रत प्रयत्न। सभी स्वरों का प्रयत्न कौन सा होगा साथियों? विव्रत प्रयत्न होगा। और संवृत प्रयत्न नंबर 5 संवृत प्रयत्न। संवृत प्रयत्न में केवल एक ही वर्ण है ए, प्रयोग दशा में, प्रयोग दशा, तथा प्रक्रिया दशा में ए को भी विव्रति ही माना गया है। प्रयोग लौकिक प्रयोग में ए लौकिक प्रयोग में तथा प्रक्रिया दशा में विव्रत ही माना गया है। लौकिक प्रयोग में संवृत माना गया है ए को, और प्रक्रिया दशा में ए को विव्रत ही माना गया है। अब सिद्धांत कौमुदी में ईसद विव्रत को पृथक न मानकर, सिद्धांत कौमुदी में ईसद विव्रत को पृथक न मानकर, अलग न मानकर विव्रत प्रयत्न में ही समाहित किया गया है। विव्रत प्रयत्न में ही इसको समाहित किया गया है। कहने का मतलब जो ऊष्माण है से है, इनको सिद्धांत कौमुदी में विव्रत प्रयत्न ही माना गया है। तो विव्रत प्रयत्न में सिद्धांत कौमुदी के अनुसार सभी स्वर और शल वर्ण काउंट किए गए हैं। ये हमें ध्यान रखना है। लिख भी देता हूं साथियों नोट। सिद्धांत कौमुदी में शल वर्ण तथा सभी स्वरों का विव्रत प्रयत्न में ही समाहित किया गया है।
सिद्धांत कौमुदी में शल वर्ण मीन्स से है तथा सभी स्वरों को विवृत प्रयत्न में ही समाहित किया गया है। तो व्याकरण सिद्धांत कौमुदी में 4 आभ्यंतर प्रयत्न माने गए। व्याकरण सिद्धांत कौमुदी में 4 आभ्यंतर प्रयत्न माने गए। व्याकरण सिद्धांत कौमुदी में 4 आभ्यंतर प्रयत्न माने गए हैं। कौन कौन से माने गए हैं? स्पष्ट प्रयत्न, ईषद स्पष्ट प्रयत्न, विवृत प्रयत्न और समृद्ध प्रयत्न। ईषद विवृत नहीं माना गया है, इसको विवृत प्रयत्न में ही शामिल किया गया है। तो एक बार फिर देखते हैं साथियों, स्पष्ट प्रयत्न कैसे लेकर के में तक केवल 5 वर्ग स्पष्ट प्रयत्न के अंतर्गत शामिल किए गए हैं। काद्यों अवसानाम स्पर्शा ये भी आ सकता है और उदित वर्णा ये भी ऑप्शन में आ सकता है। तो साथियों इन तीनों को हम ध्यान से देखेंगे। नेक्स्ट है ईषद स्पष्ट प्रयत्न, इसमें अंतस्थ वर्णा जिनको हम य वर्ण भी बोलते हैं और यण वर्ण भी होता है। तो किसी भी प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है। ईषद विवृत के अंतर्गत ऊष्माण है, ऊष्म वर्ण आते हैं, से है और शल वर्ण, इसको शल वर्ण भी बोलते हैं, ऊष्माण भी बोल सकते हैं, ऊष्म वर्ण भी बोल सकते हैं और से है ये भी ऑप्शन में आ सकता है। विवृत प्रयत्न के अंतर्गत तो सभी स्वर आते हैं, उनमें स्वर 9 या अच वर्ण भी ऑप्शन में दिया जा सकता है। समृद्ध प्रयत्न में एक वर्ण है ए, लौकिक प्रयोग में ए तथा प्रक्रिया दशा में ए को भी विवृत प्रयत्न ही माना गया है। नेक्स्ट सिद्धांत कौमुदी में शल वर्ण तथा सभी स्वरों को विवृत प्रयत्न में ही समाहित किया गया है। व्याकरण सिद्धांत कौमुदी में 4 आभ्यंतर प्रयत्न माने गए हैं। कौन कौन से? स्पष्ट प्रयत्न, ईषद स्पष्ट प्रयत्न, विवृत प्रयत्न तथा समृद्ध प्रयत्न। अब साथियों हम बाह्य प्रयत्न के विषय में जानते हैं। बाह्य प्रयत्न 11 प्रकार के होते हैं। विवाद, श्वास तथा अघोष में वर्ग का प्रथम वर्ण तथा द्वितीय वर्ण काउंट किया जाता है। तो कौन कौन से हुए साथियों? के, खे, चे, छे, जे, टे, टे, ठे, ते, थे और पे, फे। इस प्रकार से पहला और दूसरा वर्ण माना गया है विवाद, श्वास तथा अघोष में। नेक्स्ट विसर्ग को भी विवाद, श्वास तथा अघोष में माना गया है। नेक्स्ट से वर्ण को भी विवाद, श्वास अघोष में शामिल किया गया है। जिह्वामूलीय, उपधमानीय, जिह्वामूलीय तथा उपधमानीय को भी विवाद, श्वास तथा अघोष में समाहित किया गया है, माना गया है। विवाद, श्वास तथा अघोष में समाहित किया गया है किसको? जिह्वामूलीय को, उपधमानीय को। और यम वर्गों के 1-2 वर्ण यम वर्गों के भी शामिल किए गए। लेकिन यहां तक ही देखिए आप, वर्ग का प्रथम द्वितीय अक्षर, प्रथम द्वितीय, प्रथम द्वितीय, प्रथम द्वितीय, प्रथम द्वितीय, और विसर्ग से जिह्वामूलीय और उपधमानीय वर्णों को विवाद, श्वास तथा अघोष में सम्मिलित किया गया है। अब नेक्स्ट है साथियों नंबर 4 संवार, नाद और घोष। संवार, नाद और घोष वर्ण।
संवार, नाद, घोष। 5, 6। इनमें साथियों तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण वर्ग का तृतीय, चतुर्थ तथा पंचम वर्ण शामिल किया गया। पंचम वर्ण शामिल किया गया है और अंतस्थ वर्ण और ऊष्म वर्ण में है, ऊष्म वर्ण में है भी शामिल किया गया है। ठीक है, अब देखिए वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण गे, घे, गे, जे, झे, ये, डे, ढे, ने, दे, धे, ने, बे, भे, में, ये, वे, रे, ले और ऊष्म वर्ण में है। ये हम काउंट करते हैं संवार, नाद और घोष में। संवार, नाद और घोष में हम याद कैसे करें साथियों? वर्ग का पहला, दूसरा जो वर्ण है विवार, श्वास, घोष में शामिल किया गया है और विसर्ग तथा से जिह्वा मूली और उपध्मानी। विसर्ग से जिह्वा मूली और उपध्मानी विवार, श्वास, घोष में सम्मिलित किए गए। संवार, नाद, घोष में वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा अक्षर अंतस्थ वर्ण ये वर्ण और एक वर्ण ऊष्म वर्ण है, ये भी शामिल किए गए हैं। और यम वर्गों के तीसरा और चौथा, यम वर्गों के 3 और 4। इस प्रकार से ये कितने भेद हुए? 6। कितने हुए साथियों? 6। अब साथियों नंबर 7 देखिए, अल्प प्राण। अल्प प्राण, अल्प प्राण किसे कहते हैं? फेफड़ों से उठने वाली श्वास वायु से जिन वर्णों का उच्चारण कम श्वास वायु, जिन वर्णों का उच्चारण करने से कम श्वास वायु बाहर निकलती है उन्हें कहते हैं अल्प प्राण। जिन वर्णों का उच्चारण करने में कम श्वास वायु बाहर निकलती है उन्हें अल्प प्राण कहते हैं। अल्प प्राण के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं? अल्प प्राण के अंतर्गत वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण आता है। वर्ग का प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण और यण वर्ण, यण वर्ण जिसको अंतस्थ भी बोल सकते हैं, अंतस्थ वर्ण, अंतस्थ वर्ण। अब वर्ग का प्रथम, तृतीय, पंचम। प्रथम में के, गे, गे, चे, जे, ये, टे, डे, ने, ते, दे, ने, पे, बे, में। ये प्रथम, तृतीय, पंचम वर्ण हो गए। नेक्स्ट यण वर्ण, ये, वे, रे, ले, ये 4 यण वर्ण हो गए, 4 यण वर्ण हो गए। नेक्स्ट साथियों अल्प प्राण के अंतर्गत य, व, र, ल, ये, व, र, ल वर्ग का प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण आ गए। यण वर्ण को हम अंतस्थ वर्ण भी कहेंगे। नेक्स्ट साथियों महाप्राण, जो अल्प प्राण में नहीं है उनको महाप्राण मान लेंगे। कैसे? जिन वर्णों का उच्चारण करने में श्वास वायु अल्प प्राण की अपेक्षा दुगना समय लगता है, जिन वर्णों का उच्चारण करने में अल्प प्राण की अपेक्षा दुगना समय लगता है उनको महाप्राण कहेंगे। महाप्राण के अंतर्गत वर्ग का द्वितीय और चतुर्थ वर्ण हम समाहित करते हैं। वर्ग का द्वितीय वर्ण और चतुर्थ वर्ण महाप्राण के अंतर्गत हम मानते हैं। द्वितीय वर्ण खे,
घे और छे झे ठे ढे थे धे थे और भे। ये द्वितीय और चतुर्थ वर्ण हो गए। और ऊष्माण है, से है, ऊष्माण है, से है। ये महाप्राण के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं ये वर्ण। अब साथियों नंबर 8 तक हमने बाह्य प्रयत्न के विषय में जाना। नेक्स्ट अब स्वर, उदात्त, अनुदात्त और स्फुरित, 3 स्वर हो गए। तो कुल कितने हो गए? 11। तो आइए साथियों जानते हैं। उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, ये 11 हो गए। कौन से? बाह्य प्रयत्न। बाह्य प्रयत्न उदात्त 3 प्रकार का होता है, रेश्व, दीर्घ, प्लुत। इनके 3 भेद होते हैं, रेश्व, दीर्घ, प्लुत, रेश्व, दीर्घ, प्लुत। ठीक है, तो इस प्रकार से रेश्व, दीर्घ, प्लुत, रेश्व, दीर्घ, प्लुत, रेश्व, दीर्घ, प्लुत। इस तरह से साथियों आभ्यंतर प्रयत्न 5 और बाह्य प्रयत्न 11 होते हैं। तो साथियों यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।